गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम। और आज हम समझेंगे जैव प्रक्रम से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को बिल्कुल की पॉइंट के साथ पढ़ेंगे। और हमें लगता है कि आप ऐसा शायद पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं, तो एक बार वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा नहीं करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मेरा जैव प्रक्रम और यह बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जिसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। और मैं आपको बता दूं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि जीवन की वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का मेंटेनेंस होता है। जीवन की वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का मेंटेनेंस होता है, डेट्स कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, यानी उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। तो अब ध्यान देंगे हम कि जैव प्रक्रम को दो टाइप्स में बांटा गया है। नंबर 1 सजीव और नंबर 2 निर्जीव। अब जानेंगे कि सजीव क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि सजीव अर्थात जिसमें जान हो, तो वैसे पदार्थ जिनमें क्या हो, जान हो, उन्हें कहते हैं सजीव। और वैसे पदार्थ जिसमें क्या हो, जान नहीं हो, अर्थात वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा नहीं पाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? निर्जीव कहेंगे। क्या कहेंगे? उन्हें निर्जीव। तो कहते हैं कि जो सजीव होते हैं उनमें भी जीवन के लिए बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती है, जबकि निर्जीव में ये सारी कोई भी ऐसी क्रिया करने को नहीं पड़ता है। ठीक है। तो कहेगा कि आप सजीव जिसको लिविंग कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? लिविंग। यानी सजीव होता क्या है? तो ध्यान दीजिएगा कि सजीव उन्हें कहते हैं जिसमें जान हो और वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। जैसे आप कहेंगे पेड़ पौधा तो सजीव है, क्या वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाते हैं? तो बिल्कुल नहीं। फिर भी उन्हें क्या कहते हैं? सजीव कहते हो। तो ध्यान दीजिएगा कि जो जीव या पेड़ पौधे जिसमें क्या हो, जान हो, उन्हें क्या बोलते हैं? सजीव। और सजीव होने के लिए उन्हें बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती है। जैसे उन्हें पोषण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पोषण। उसके बाद उन्हें श्वसन करना पड़ता है, उनको परिवहन करना पड़ता है, उत्सर्जन करना पड़ता है, नियंत्रण और समन्वय करना पड़ता है, और उन्हें अपने जीवन को चलाने के लिए रिप्रोडक्शन भी करना पड़ता है। ठीक है। तो सजीव जीवों के लिए बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती है। नंबर 1 सजीव के लिए तो पहला है पोषण। अब जो जीवित है उन्हें जीवन को आगे चलाने के लिए उन्हें क्या होती है? भोजन भी करना पड़ता है। तो जो भोजन करेंगे उन्हें बोलेंगे पोषण। यानी पोषण क्या है? तो जीवों की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों की क्या करते हैं? प्राप्ति करते हैं। जीवन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव जो है वह पोषक तत्वों की प्राप्ति करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है। अब पोषक तत्व क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, इन सभी चीज़ों का जो है जीव वह अपने पोषण के माध्यम से प्राप्त करते हैं। नंबर 2 जो हमारे भौतिकी विज्ञान है उसमें आता है चैप्टर श्वसन। क्या आता है? श्वसन, जिसको रिस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन। और फर्स्ट चैप्टर में हमको पढ़ना बेसिकली पोषण के बारे में। और नंबर 3 जो चैप्टर है फिजिक्स यानी बायोलॉजी के जो भारतीय भवन बुक है उसमें पढ़ना परिवहन। और नंबर 4 जो चैप्टर है उसमें पढ़ना उत्सर्जन। नंबर 5 में पढ़ना है नियंत्रण और समन्वय। और नंबर 6 में पढ़ना जनन यानी रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो बारी बारी से हम सबका अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में जानेंगे पोषण के बारे में कि सजीव आखिरकार पोषण कैसे करते हैं, किस रूप में करते हैं। तो अब पोषण है तो कहता है पोषण जो है वह पोषण 2 तरीके से होता है। कितने तरीके से? तो पोषण की 2 विधि है। नंबर 1 स्वपोषण, जिसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक।
क्या बोलते हैं उसको, हेट्रोट्रॉफिक, सॉरी, स्वपोषण को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक और परपोषण को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। और ध्यान दीजिएगा कि जो हेट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ ये दोनों जो है वह ग्रीक भाषा के शब्द है। किस भाषा के शब्द है दोस्तों, मैं आपको पूरा बेसिकली से बताऊंगा और बिल्कुल अंत तक आपको एक एक क्वेश्चन इसमें याद हो जाएगा। आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो कहता है स्वपोषण, क्या कहता है, स्वपोषण। स्वपोषण आखिरकार कहेंगे किसे, तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन जो है वह स्वयं यानी अपने आप संश्लेषित करते हैं। पोषण की वह प्रक्रिया, वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें कहते हैं स्वपोषी, या उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं उसको, ऑटोट्रॉफिक। और जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाएगा उन सभी जीव को कहते हैं स्वपोषी। क्या कहते हैं उन्हें, स्वपोषी। तो स्वपोषी का एकमात्र एग्जाम्पल है वह है हरे पेड़ पौधे। जितने भी प्रकार के हरे पेड़ पौधे हैं वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। नंबर दूसरा जो जीव होता है पोषण में, एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। तो अब जानेंगे परपोषण क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, परपोषण तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषण पे डिपेंड हो। पोषण की वह विधि जिसमें जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किस पे डिपेंड हो, पेड़ पौधों पर डिपेंड हो। किस पे, पेड़ पौधों या जीव जंतुओं पर क्या हो, डिपेंड हो यानी निर्भर हो, उन्हें कहते हैं परपोषण। ठीक है, पोषण की उस विधि को कहेंगे परपोषण और इसके अंतर्गत जो भी जीव आएंगे उन्हें कहते हैं परपोषी। क्या बोलते हैं उसको, परपोषित। आई होप आप समझ गए होंगे कि पोषण क्या है, स्वपोषण क्या है, परपोषण क्या है। अब जानेंगे कि आखिरकार जो स्वपोषण होता है वह पौधों में किस प्रकार होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है स्वपोषण करने के लिए हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस एक सिस्टम है जिसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे वायुमंडल से CO2 जड़ द्वारा जल और खनिज लवण, जड़ के द्वारा जल और खनिज लवण और पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल जिसे पर्णहरित कहते हैं, और सूर्य प्रकाश को लेकर अपना भोजन ग्लूकोज जिसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो C6H12O6 प्लस 6H2O और 6O2 का निर्माण करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। भोजन बनाने की यानी पौधों में भोजन बनाने की जो पूरी सिस्टम है उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में, या फिर कोई पूछे कि बताए कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल, वायुमंडल से CO2 तथा जड़ के द्वारा जल और खनिज लवण को लेकर भोजन बनाने की प्रक्रिया को, और वो भोजन के रूप में बनाएगा क्या, तो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पौधे जो है वह बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाते हैं। तो पौधे जो है वह बाई प्रोडक्ट के रूप में O2 गैस को रिलीज करते हैं। किस गैस को, O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस को वो रिलीज करते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि स्वपोषण जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। अब जानेंगे परपोषण के बारे में कि आखिरकार परपोषण क्या है और यह कितने प्रकार से होता है। तो परपोषण जो है वह 3 तरीके से होता है।
कितने तरीके से? 3 तरीके से। नंबर 1 मृतजीवी पोषण। क्या है? मृतजीवी पोषण, जिसको सैप्रोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सैप्रोफाइट्स कहते हैं। देखिए, पहला होता है सैप्रोफाइट्स, दूसरा होता है पैराजाइट और तीसरा होता है होलोजोइक। होलोजोइक को कहते हैं प्राणीसम पोषण, और पैराजाइट यानी परजीवी पोषण, और सैप्रोफाइट मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो पोषण की वह विधि, मृतजीवी पर रहे हैं, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले पदार्थों या मरे हुए जीवों से प्राप्त करते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मृतजीवी पोषण। अब जानेंगे मृतजीवी पोषण के बारे में कि आखिरकार जो मृतजीवी है वह अपना पोषण कैसे करते हैं। तो जानिएगा कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना जो पोषण है वह सड़े गले पदार्थों या मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। पोषण की वैसे विधि को मृतजीवी पोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? पोषण की वैसे विधि को मृतजीवी पोषण कहते हैं। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आखिरकार मृतजीवी पोषण में कौन कौन से जीव आते हैं। तो इसमें आते हैं कवक और बैक्टीरिया। क्या आते हैं? कवक और जीवाणु क्या होते हैं? इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट है परजीवी पोषण। तो ध्यान दीजिएगा कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव दूसरे जीव के संपर्क में आकर अपना पोषण प्रदान करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? परजीवी पोषण। पर का अर्थ ही होता है दूसरा, और जीवन का अर्थ होता है जीवी, यानी जो दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करे उन्हें कहते हैं परजीवी पोषण। अब इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा? तो गोलकृमि, जोंक और अमरबेल का पौधा। गोलकृमि, जोंक और अमरबेल का जो पौधा है वह परजीवी का एग्जाम्पल है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है गोलकृमि, जोंक और अमरबेल का पौधा। इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल माना जाता है। नेक्स्ट है प्रपोषण की अगला विधि, तीसरा होलोजोइक पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसे क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव ठोस या तरल रूप में पोषण को प्राप्त करे, उन्हें क्या बोलते हैं? प्राणी समपोषी कहते हैं। प्राणी समपोषी या प्राणी समभोजी भी उन्हें कहते हैं। जैसे क्या आता है? अमीबा और मनुष्य। क्या आता है? अमीबा और मनुष्य। तो अभी तक हमने जाना कि पोषण क्या है, पोषण की कैगो विधि है, और अब जानेंगे कि आखिरकार जो मनुष्य है उसमें पोषण कैसे होता है, भोजन का जो पाचन है वह कैसे होता है, कितने चरणों से उन्हें गुजरना पड़ता है। एक एक पॉइंट को हम बेसिक से देखेंगे, और आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि इसका नोट्स रूप में हमें मिले तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ आपको इसका नोट्स अवेलेबल है, वहाँ से आप ले सकते हैं PDF फॉर्म के रूप में। मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल आबापुर, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब चलेंगे मनुष्य में पोषण की प्रोसेस, कि मनुष्य में पोषण की कौन कौन से प्रोसेस है और क्या क्या है। तो देखिए, कहता है मनुष्य में पोषण के चरण। तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले मनुष्य जो है भोजन का ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं, जिसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। तो भोजन का जो ग्रहण है वह मनुष्य में मुख के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुख के द्वारा। लेकिन जो अमीबा होते हैं, क्या होते हैं? अमीबा, उसमें भोजन के ग्रहण के लिए कोई खास अंग नहीं होते हैं। वह जब भोजन के नज़दीक होते हैं तो अपने कूट पाद को बढ़ाते हैं और उससे क्या कहते हैं? भोजन को घेर लेते हैं, और भोजन का जो पाचन है वह अपने राजधानी में कर लेते हैं।
लेकिन मनुष्य में जो भोजन का पाचन है वह अलग अलग प्रोसेस द्वारा होता है। तो पहला प्रोसेस इसमें अंतर्ग्रहण, जो हम मुख के द्वारा करते हैं, और जो भोजन है उसका जो विखंडन है वह हम लोग मुख में ही करते हैं, दांतों के द्वारा और जीभ के द्वारा भी करते हैं। और हमारे जो सलीवा यानी लार ग्रंथि होता है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। सबसे नंबर 1 पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। ये 3 प्रकार की जो जोड़ी लार ग्रंथि है उससे एंजाइम निकलता है। सैलिवरी एंजाइम वो क्या करता है, भोजन को तोड़ने का काम करता है। तब क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। भोजन के पाचन जो होता है वह पूर्ण रूप से छोटी आंत, जिसे क्षुद्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षुद्रांत। तो भोजन का जो पाचन होता है पूर्ण रूप से वह छोटी आंत में होती है। उसके बाद भोजन का अवशोषण किया जाता है। क्या होता है, भोजन का अवशोषण, यानी छोटी आंत में जो भोजन पच जाएगा वह 2 पार्ट में बढ़ता है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। और वह भोजन बड़ी आंत में जाके पहुंचती है। बड़ी आंत में भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कोलन और एक होता है रेक्टम। कोलन और एक होता है रेक्टम। रेक्टम को बोलते हैं हिंदी में मलाशय कहते हैं। तो वहाँ जो भोजन है वह पूर्ण रूप से जो भोजन का पाचन हो गया, और वहाँ जो उपयोगी पदार्थ है वह कोलन में चला जाता है, और बाकी जो अनुपयोगी पदार्थ है, हमारे लिए अनुपयोगी वेस्टेज पदार्थ है, वह मलाशय यानी रेक्टम में पहुँच जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं अवशोषण है, यानी क्षुद्रांत के रसांकुर द्वारा भोजन का बड़ी आंत में जल के साथ चला जाता है। अब है भोजन का स्वांगीकरण। तो कहता है कोशिकाओं में मौजूद पोषक तत्वों से जीव द्रव्य का निर्माण, और वहाँ जो भोजन का जो मेन पदार्थ यानी उपयोगी पदार्थ बना है वहाँ से वो बनाएगा प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करेगा। क्या करेगा, प्रोटोप्लाज्म। और पोषण की जो अंतिम चरण है वह होता है बहिष्करण। क्या होता है, बहिष्करण, यानी भोजन में जो वेस्टेज पदार्थ है, खराब पदार्थ है, उसको क्या करते हैं हम लोग बाहर निकालते हैं। तो कहता है बहिष्करण यानी मल द्वारा अनपच्य भोजन को बाहर निकालना, वो क्या कहलाता है, बहिष्करण। तो ये था मनुष्य में पोषण के चरण, अलग अलग प्रोसेस के बारे में। इसके अलावा हमारे शरीर में बहुत सारी एंजाइम का भी सहयोग होता है भोजन को पचाने के लिए, जिसमें आमाशय से 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है, और यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के समीकरण को लिखे। तो ध्यान दीजिएगा कि 6CO2 12H2O बाई क्लोरोफिल एंड सनलाइट से बनेगा आपका C6H12O6, ठीक है। और उसके बाद 6O2 और 6H2O का यहाँ पे निर्माण होता है, और यहाँ पर इसे आप 6 लिख लीजिएगा। यही है ग्लूकोज, और यहाँ से बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है, तो O2 गैस निकलता है। चलिए थोड़ा सा और है, और जानते हैं हम पाचन, कि पाचन में कौन कौन सा अंग सहायक है, और उसके लिए किस किस अम्ल का स्राव है, और कौन से जो एंजाइम है वह भोजन के किस पदार्थ को पचाने का काम करता है। बारी बारी से जानेंगे पाचन के चरण। तो सबसे पहले जो यहाँ पे अंग है उस अंग की बात करते हैं। पहला है लार ग्रंथि, जो मनुष्य के मुख में होती है। कहाँ होती है, मुख में, जिसको हम इंग्लिश में सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। इस लार ग्रंथि से एमाइलेज का पाचन होता है। यहाँ से लार ग्रंथि से एमाइलेज जो एंजाइम है वह स्रावित होता है, और इसका काम ये है कि मंड का पाचन करना। किसका पाचन करता है, मंड का। तो पूछा जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन कि हमारे शरीर में लार ग्रंथि से जो निकलता है एंजाइम एमाइलेज, उसका पाचन कौन करता है, तो यह मंड को पचाने का काम करता है। कौन, एमाइलेज। नेक्स्ट जो एंजाइम है ग्रंथि वह जठर ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है, जठर ग्रंथि, जो आमाशय में होती है। कहाँ होती है, आमाशय। और इस जठर ग्रंथि से 3 प्रकार की एंजाइम का स्राव होता है। पहला है पेप्सिन, दूसरा म्यूकस, और तीसरा HCl। अब पेप्सिन का काम ये है कि प्रोटीन को पचाना। किसका काम है, प्रोटीन को पचाना।
यह पेप्सिन को पेप्सिनोजीन में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट है म्यूकस। अगला क्या है? म्यूकस। इसका काम है कि अमाशय की जो दीवार है उनकी रक्षा करना। तो किससे रक्षा करता है? HCl से। किससे रक्षा करता है? HCl से। अगला जो है HCl है, ये सभी क्या है? जठर ग्रंथि है, जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गैस्ट्रिक जूस, यानी जठर रस उसे कहते हैं। तो जठर रस 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पेप्सिन, म्यूकस और HCl। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का पचाना। क्या काम है? प्रोटीन का पाचन करना। उसके बाद है म्यूकस, इसका काम है कि अमाशय की दीवार की रक्षा करना। और HCl जो है उसका कार्य है कि माध्यम को अम्लीय बनाना और जीवाणुओं को मारना। यानी भोजन करते समय जो भी जीवाणु आया भोजन के माध्यम से उन्हें नष्ट करने का काम कौन करता है? HCl। और भोजन को पचने के लिए उन्हें अम्लीयता भी करते हैं। और यहाँ जो भोजन पच जाएगा अमाशय में, वह भोजन का पूर्ण पाचन नहीं होता है। तो वहाँ जो भोजन बचेगा उन्हें बोलते हैं कायम। क्या कहते हैं? कायम कहते हैं, क्योंकि वह गाढ़ी लय की तरह वहाँ पे रचना हो जाती है, जिसे क्या कहेंगे? कायम कहेंगे। नेक्स्ट जो ग्रंथि है वह यकृत। इसका नाम आप सुने होइएगा। और यकृत के बारे में खास बात यह है कि यकृत जो है वह मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। सबसे बड़ी क्या है? ग्लैंड। और यकृत को ही क्या कहते हैं? हम लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर या जिगर कहते हैं। और लीवर से एक रस है जिसका नाम है पीत रस। लीवर से क्या रस? तो पीत रस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? पीत रस। और इस पीत रस का काम ये है कि वसा को तोड़ना, यानी हमारे शरीर के अंदर जो भी भोजन लिए उसमें जो फैट है उसको तोड़ने का काम करता है। और भोजन यानी अमाशय से जो आया भोजन है उसकी अम्लीयता को दूर करना और उसे क्षारीय में बदलना। किसमें? क्षारीय में। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि पीत का जो स्वाद है वह किस तरह का होता है? तो यह एक क्षारीय एंजाइम होता है जिसका काम है वसा को तोड़ना और माध्यम को क्षारीय बनाना, यानी अमाशय से जो आया भोजन है उसको बेस्ट रूप में चेंज करना। अगला ग्रंथि जिसका नाम है अग्न्याशय ग्रंथि, जिसको हम पैंक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज जो कि बता दें कि यह मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, सेकेंड नंबर पे है। और फर्स्ट नंबर पे क्या? लीवर। और अग्न्याश को ही अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये सब आपको कुछ एक्स्ट्रा है। कहता है अगला जो अग्न्याशय है उससे भी एंजाइम निकलता है। 2 प्रकार के एंजाइम अग्न्याशय से 2 प्रकार की एंजाइम निकलता है। पहला है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम भी है प्रोटीन का पाचन करना। क्या काम है? प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। और इसका एक अगला जो है लाइपेज है। अगला कौन सा है? लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम का जो कार्य है, वर्किंग प्रोसेस है, वह वसा को पचाना, वसा का पाचन करना, वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल, वसा अम्ल और वसा और ग्लिसरॉल में बदलने का काम करता है। तो फिर पूछा जाएगा क्वेश्चन यहाँ पे कि मनुष्य के शरीर में लाइपेज एंजाइम का वर्क क्या है? तो यह जो है मनुष्य के शरीर में भोजन में आए हुए वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलने का काम करता है। अब लास्ट जो ग्रंथि है वह छोटी आंत है। देखिए कहने के लिए छोटी आंत है, लेकिन यह जो है मनुष्य के शरीर की आहार नाल की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। इसको किसको? छोटी आंत को, जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। कितना मीटर? 6 मीटर। और चौड़ाई जो है वह लगभग 2.5 मीटर के बराबर होती है। तो ध्यान दीजिएगा। कहता है छोटी आंत से भी एक ग्रंथि निकलती है रस, जिसको बोलते हैं आंत्ररस। क्या बोलते हैं उसको? आंत्ररस। और छोटी आंत को बोलते हैं क्षुद्रांत्र। अगर आपको कहीं पे क्षुद्रांत लिखा हुआ नजर आए तो आप उसे छोटी आंत समझिएगा, और कहीं पे लिखा हो बहिर्द्रांत तो उसे बड़ी आंत समझते हैं। और इस छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। ठीक है।
और इस आंत रस का काम ही है कि भोजन का पूर्ण पाचन करना। तो पूछा जाएगा कि छोटी आंत से स्रावित होने वाले आंत रस किसका पाचन करते हैं, तो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन करते हैं। और अग्न्याशय में एक एंजाइम है जिसका नाम है इंसुलिन। देखिए, हम बाहरी वातावरण में कहते हैं उसको रसायन, और जो बॉडी के अंदर होते हैं उन्हें हम एंजाइम कहते हैं, ठीक है। तो केमिकल भी उन्हें हम एंजाइम को बोल सकते हैं। तो अग्न्याशय से एक प्रकार की केमिकल निकलती है जिसका नाम है इंसुलिन। क्या निकलता है? इंसुलिन। कि अगर व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन का स्राव अगर अधिक हो जाए और कमी हो जाए तो व्यक्ति को मधुमेह या फिर डायबिटीज रोग हो सकती है, जिसको हम शुगर का भी रोग कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि मनुष्य में पाचन कैसे होता है, पाचन के कौन कौन से चरण हैं, और पौधों में पोषण कैसे होता है, उसके पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि आप चाहते हैं वीडियो का स्क्रीनशॉट लो तो आप ले सकते हैं दोनों का, और यदि चाहते हैं कि इसका PDF फॉर्म आपको प्राप्त हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, आपको वहाँ पे इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार का वर्ष 2023 से लेकर 2024 का टारगेट जो है ज़रूर पूरा करेंगे। और आप लोग चैनल में बने रहिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।